25% आबादी है दलित आदिवासी की, लगभग 25% होने चाहिए, यानी हर चौथा इंसान जो है हमारे बीच में दलित आदिवासी होना चाहिए। लेकिन आप अपने आसपास कितने दलित आदिवासियों को देखते हैं, या आप अपने आप से सवाल कीजिए। आप अपने कोर्ट रूम में सवाल कीजिए, आप जजों के बीच बैठते हैं, उनसे सवाल कीजिए कि वो कितने लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी एक व्यक्ति को इंसाफ मिलने में कितनी मुश्किलें आती है, तारीख पर तारीख कि एक तरह के लोग कॉलेजियम, जिस तरह कॉलेजियम कि हम लोग बात करें, वकील का बेटा वकील ही बनेगा, जज का बेटा जज ही बनेगा। तो ये सब जो हो रहा है, कॉलेजियम मेरिट है, मेरिट के बेस पे आप रख नहीं रहे हैं, जाति के आधार पर आप रख रहे हैं। तो ये लगातार चीज़ें हो रही हैं। इस तरह से बढ़ोतरी करे, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह के कानून आ रहे हैं, जिस तरह का जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में कानून विशेषज्ञ की ज़्यादा ज़रूरत है, वकीलों की ज़रूरत है, जजों की ज़रूरत है। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो आप लोग और बढ़ें। और मैं वैसे तो हमेशा मीडिया की बात करती रहती हूँ, लेकिन पहली बार जो है जुडिशरी की बात करी, तो कुछ गलती हो तो माफ़ करना। आप लोग सभी कानून के जानकार हैं, मैं आपकी तरह इतनी जानकार नहीं हूँ। तो डाइवर्सिटी की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मुकेश जी ने कहा कि आपको इसी पर बात रखनी है, तो मुझे लगता है कि भले ही हम लोग इतना कानून जान रहे हैं, आप लोग सारे केसेस देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन फिर भी जो है डाइवर्सिटी नहीं है। मतलब मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देखते हैं, जहाँ पर 25% आबादी है दलित आदिवासी की, लगभग 25% होने चाहिए, यानी हर चौथा इंसान जो है हमारे बीच में दलित आदिवासी होना चाहिए। लेकिन आप अपने आसपास कितने दलित आदिवासियों को देखते हैं, या आप अपने आप से सवाल कीजिए। आप अपने कोर्ट रूम में सवाल कीजिए, आप जजों के बीच बैठते हैं, उनसे सवाल कीजिए कि वो कितने लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 34 जज हैं अभी, मुकेश जी, है ना? लेकिन उसमें कितने दलित आदिवासी हैं? 3 दलित जज हैं। और मैं खबर देख रही थी, उसमें मीडिया ने उसको इतना ग्लोरीफाई किया है कि पहली बार 3 जजेस एक साथ सुप्रीम कोर्ट में। मतलब क्यों इसको इतना ग्लोरीफाई करना, क्यों हम लोगों को ये बताना कि पहली बार 3 जजेस हुए हैं? ये तो हमारा दुर्भाग्य है, बल्कि कि पहली बार ऐसा हो रहा है। जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है वो लोग ही नहीं हैं, फिर भी आप उसको दिखा रहे हैं कि अरे 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ। तो ये तो बहुत ख़राब मुझे लगा कि मतलब इस चीज़ को इस तरह से ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मीडिया में उसको बहुत एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये कहाँ से आप लगातार इस तरह के केसेस आते हैं। कभी जज बोल देते हैं सामने, अगर कोई दलित या मार्जिनाइज कम्युनिटी से खड़ा वकील है, तो कभी उनको भी उल्टा सीधा कह दिया जाता है। जब कोर्ट रूम में ऐसा हो सकता है, तो आप सोचिए आम इंसान के साथ क्या होता होगा। उनकी तो सुनी नहीं जाती है। आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे जिसमें जाति की वजह से उनके केसेस लिए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं विश्वास रखती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा इसी तरह के केस देखते होंगे, तो आप जानते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, तो मोटा मोटा अगर हम लोग हाथरस का केस का मैं उदाहरण देना चाहूँगी, क्योंकि इतना फेमस है। अभी मैं देख रही थी तो टाइम जैसी मैगजीन में वहाँ पर उसके बारे में छप चुका है, यानी नेशनल ही नहीं, वो इंटरनेशनल जब मुद्दा बना। लेकिन हमारे देश में आज भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस केस में आज भी जो है इंसाफ नहीं हुआ। जिस पीड़िता के साथ जो रेप सर्वाइवर थी, उसको कोर्ट में कह दिया गया उसके साथ रेप ही नहीं हुआ। तो वो कौन लोग थे जो इस तरह का केस देख रहे थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने आसानी से कह दिया कि उसके साथ रेप ही नहीं हुआ, जबकि इस केस को जो भी फॉलो कर रहा था या जो देख रहा था, क्योंकि बहुत दूर का केस नहीं है, सभी लोग जानते हैं उस पीड़िता के साथ क्या हुआ था, उसके साथ क्या नहीं हुआ था वहाँ पे उस समय, तभी ये हुआ। तो जब जज सामने बैठता है और वो खुद उस कम्युनिटी से नहीं है, जिस कम्युनिटी का वो दर्द समझ सके, तो आपको लगता है इंसाफ होगा? कैसे इंसाफ होगा? जो कोर्ट रूम में जो लोग बैठे हैं वो ही एकदम बायस्ड होंगे। कैसे इंसाफ होगा उस पीड़िता को, उस महिला को? अभी डाइवर्सिटी का देख रही थी, तो मतलब पहले से ही डाइवर्सिटी की जब बात आती है तो महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन महिलाएं भी कितनी, 3 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे, और वो भी कौन सी हॉरिजॉन्टल। हम डाइवर्सिटी की बात क्यों नहीं करते? उन महिलाओं में भी कौन सी महिलाएं थी, किस तरह के लोग थे हमारे आसपास? महिलाएं अपने आप में एक पीड़ित है, लेकिन फिर भी उसमें जो और भी जो
जातियां हैं, जो और भी वर्ग हैं, वो क्यों नहीं हो पाते, क्यों शामिल नहीं हो पाते। तो ये सवाल तो जो है ज़्यादातर मुझे झंझोर के रख देते हैं कि क्यों हम लोगों का वर्चस्व दिखाई ही नहीं देता, जबकि हम लोग तो हैं सामने, हम एग्जिस्ट तो करते हैं ना। आप लोग ये तो समझते हैं कि एग्जिस्ट तो करते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्या वजह है कि सामने होते ही नहीं हैं। 2018 से 2014 तक की, अब तक की एक रिपोर्ट थी, मैं चैनल का नाम भूल रही है, जिसमें 661 टोटल जज थे, मतलब हैं उसमें हाई कोर्ट में, जिनकी हायरिंग हुई 661 जजेस की। लेकिन उसमें कितने दलित थे? 21 दलित, 12 आदिवासी। तो डाइवर्सिटी के नाम पे हम क्या दिखा रहे हैं? क्या सिर्फ एक ऐसे इंसान को खड़ा कर देते हैं कि हाँ हमारे बीच में एक इंसान तो है, चलो दलित है, एक आदिवासी है, चलिए ठीक है, हमारा काम खत्म। और यही चीज़ अगर हम उल्टा देखें, जहाँ हर चौथा इंसान हमारे बीच में दलित आदिवासी होना चाहिए, तो यही चीज़ अगर हम जेल में देखें तो आपको बेहतरी से दिखाई देगी। एनसीआरबी का डेटा खुद कहता है कि वहाँ पे दलित आदिवासी जो हैं, मुस्लिम जो हैं, पॉपुलेशन से ज़्यादा जेलों में बंद हैं। वहाँ आपको हर लगभग तीसरा इंसान आपको इसी कम्युनिटी से दिख जाएगा। तो जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपके बीच में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों उन पर इतने सारे जो केसेस हैं? मैं इस तरह की फिल्म, अगर आपको कोर्ट, अगर आप लोगों ने देखी हो, मुझे नहीं पता, मराठी फिल्म है, एक तरफ से तो उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने देखी है। वो प्रोसेस आपने देखा होगा, कितना मुश्किल था वो प्रोसेस। किसी एक व्यक्ति को इंसाफ मिलने में कितनी मुश्किलें आती है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। आपने जय भीम देखी होगी, जय भीम में कितना आसानी से दिखाया गया है कि कैसे जो है, जो आदिवासी कम्युनिटी है, आसानी से साबित कर दिया जाता है कि उन्होंने चोरी की ही होगी, इन्होंने ये जुर्म किया ही होगा। जो केस उनके जो जुर्म हैं साबित भी नहीं होते, फिर भी वो जेलों में अभी तक बंद है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पहुँच रही है। तो ये कौन सी डाइवर्सिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जो जेलों में तो दिखाई दे रही है, यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, जेलों में वो लोग सबसे ज़्यादा पहुँच रहे हैं। तो और खैर इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे लगता है मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया में भी अभी तक वही लोग बैठे हुए हैं जो एक तरह की जाति है, एक तरह की विचारधारा लोग रखते हैं, वही लोग बैठे हुए हैं। तो जब वो इस तरह के केसेस देखते हैं तो उनके लिए वो बड़े केसेस होते ही नहीं हैं। अभी सुबह निकलने से पहले ही मेरे पास एक फ़ोन आया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो छात्र था, और कुछ वीसी की हायरिंग को लेके उसने कुछ केस बताया, क्योंकि मैं जल्दी में थी तो बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाई उसको। तो वो वीसी की हायरिंग के लेके बात कर रहा था, तो उसने कहा कि ये बहुत ही इलीगल तरीके से हायरिंग हुई है और जिसके वजह से हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जिनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने हम पर ही कई सारे चार्जेस लगा दिए, और बहुत सारे चार्जेस हम पे लग गए हैं। मेरे घर पे जो है बुलडोज़र भेज दिया गया है बुलडोज़र चलाने के लिए, क्योंकि अभी जो ये एक नया बुलडोज़र का जो जस्टिस कह रहे हैं दूसरी तरफ के लोग, तो वो उनके लिए जस्टिस हो सकता है, लेकिन आप सोचिए जो साबित नहीं हुआ उनके घर तबाह कर दिए जा रहे हैं। तो अभी वही वो बात कर रहा था, मैंने उसको कहा कि मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी उस चीज़ के लिए लेकर। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं, कितना आसान है जिस व्यक्ति का अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है उस पर पहले से ही उसको सज़ा दे देना, उसको आरोपी बना देना। ये लगातार चीज़ें हो रही है, क्योंकि एक तरह के लोग कॉलेजियम, जिस तरह कॉलेजियम की हम लोग बात करें, वकील का बेटा वकील ही बनेगा, जज का बेटा जज ही बनेगा। तो ये सब जो हो रहा है, कॉलेजियम मेरिट है, मेरिट के बेस पे आप रख नहीं रहे हैं, जाति के आधार पर आप रख रहे हैं। तो ये लगातार चीज़ें हो रही हैं, और आप इस चीज़ें की आप ज़्यादा चीज़ें जानते हैं मुझसे कि कैसे कोर्ट रूम में भी इंसाफ नहीं हो पा रहा है, किस तरह के केसेस वहाँ जा रहे हैं और किन के लिए इंसाफ हो रहा है, कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। तो मीडिया में भी इसका बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ पे भी एक तरह के ही केसेस दिखाए जा रहे हैं, एक तरह की जो बात हो रही है मीडिया में। कैसे, मैं कुछ अपना एक उदाहरण दूँगी कि हम लोग एक स्पेस कर रहे थे वहाँ पे कि कैसे मीडिया में भी एकदम पूरा
प्लान किया जाता है कि किस केस को लेना चाहिए। तो एक जो मेरे साथी हैं उन्होंने अपने एडिटर को बोला कि एक जगह लिंचिंग हुई थी, दलित की एक लिंचिंग हुई थी और वो मामला बहुत उठा था बाद में, क्योंकि इस समय जो है अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हो चुका है। तो अल्टरनेटिव मीडिया ने उस मामले को बहुत उठाया था, एक लिंचिंग का मामला था। तो उसने अपने एडिटर को बोला कि इस मामले को हमें देखना चाहिए और इस पे हमें कुछ करना चाहिए। सोचिए उसके एडिटर ने क्या कहा होगा। उसके एडिटर ने कहा कि ये लोग तो इसीलिए बने हैं, मतलब दलित है तो उस पर अत्याचार हो ही रहा है और हो रहा है, तो ये उनके नसीब में है, उनका और जो चीज़ें बोलते हैं कि ये इसीलिए बने हैं। तो उनके एडिटर ने भी ये बात मानी कि ये तो इसलिए होता है, ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है उनके लिए। उनके लिए बड़ी न्यूज़ होगी जो उनका टीआरपी बढ़ाएगी, बड़ी न्यूज़ होगी जो जैसे अभी सर ने भी कहा कि अडानी जैसे जो लगातार अडानी खरीद रहे हैं चैनल, लगातार उनकी खबरें दिखाना, एक तरफा खबरें दिखाना, एक तरफा नहीं दिखाना, एक तरफ की दूसरे तरफ की नहीं दिखाना। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जब तक आप डाइवर्सिटी नहीं रखेंगे, जिसका जो दर्द है वो नहीं जानेगा, तो कैसे इंसाफ होगा। जज जो बैठे हैं, जो आप कोर्ट में जो लड़ते हैं केसेस, वो अगर समझेगा ही नहीं कि सामने वाले का दर्द क्या है, वो किस पीड़ा से गुजर रहा है, तो इंसाफ होना बहुत मुश्किल है। तो डाइवर्सिटी पे होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जब यहाँ देख रही हूँ तो जहाँ 50% आबादी महिलाओं की हो रही है, तो यहाँ पे भी मुझे 50% नहीं दिख रहे हैं। तो हम लोग तो पूरे देश की और दुनिया की बात कर रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। शुक्रिया मुकेश। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।